चिकना जो है करिश्मा को फोन करके बोलता है कि तेरी माँ की मेरे आदमी आके तेरी माँ लेके चले जाएंगे। भाई उस दिन भाई से बात हुई थी, सेम चीज बोला उन्होंने। अच्छा जी। एसआरके और सलमान की राइवलरी का किसको नहीं पता। ये बॉलीवुड की सबसे गंदी राइवलरी थी और लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि यार शायद उनकी राइवलरी कभी खत्म ही नहीं होगी। Salman is disturbed with me. It's got to do with me, and he's completely in the right. And on your show, I'm sorry. I wish I knew how to pick up a telephone and say sorry. आवन जावन में मेरा घर को 4-5 बार पास करते हैं तो टीवी पे आके माफी मांगते हैं। लेकिन एक ऐसा इंसान था जिन्होंने इनकी राइवलरी को खत्म किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा सिद्दीकी के बारे में। वो मशहूर थे अपने इफ्तार पार्टी थ्रो करने के लिए, और ऐसा लगता था कि जैसे अंबानीज की कोई वेडिंग हो। इतने ज्यादा सेलिब्रिटीज आते थे उनकी इफ्तार पार्टीज में। और एक इफ्तार पार्टी एक ऐसी भी थी जब उन्होंने सलमान और शाहरुख खान की बहुत पुरानी राइवलरी को भी सॉल्व किया था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 12 अक्टूबर 2024 को कुछ ऐसा हुआ कि सारे लोग शॉक हो गए। जी हाँ, he was shot dead right in front of his son's office। एंड एक बंदे ने फेसबुक पोस्ट पे डाला था कि ये करवाया गया था लॉरेंस बिश्नोई द्वारा। एंड रीजन ये बताया जा रहा है कि जो भी सलमान के अराउंड है उन सबको मारा जा रहा है। एंड अगले सलमान ही है, इसलिए सलमान को काफी ज्यादा प्रोटेक्शन अभी दी गई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यार बाबा सिद्दीकी के मैयत पे सलमान तो आए, लेकिन शाहरुख खान क्यों नहीं आए? क्योंकि शाहरुख खान भी उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। और इस बात का रीजन हम आगे जाकर बताएंगे अपने वीडियो में, तो प्लीज हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। और आज हम जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आज ही एक न्यूज भी आई है कि सलमान खान से 5 करोड़ की फिरौती भी मांगी गई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा। और कहा भी जा रहा है कि जैसे कि अभी जिस हिसाब से सलमान खान को टारगेट बनाया जा रहा है ब्लैक बक के केस की वजह से ही, ये बहुत पहले से शुरू हुआ था और अब इतना ज्यादा बढ़ गया है। सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी तक दी गई है और वो जहां भी जाते हैं उससे 1 घंटे पहले ही शेरा, उनके जो बॉडीगार्ड है, वो DSP DGP उन सबसे जाके पहले मिलते हैं और उस जगह की रेकी करते हैं। उसके बाद ही सलमान खान को उस जगह पे बुलाया जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि गैंगस्टर के शूटआउट्स और धमकियां आज के टाइम में इतनी बढ़ क्यों रही है, तो ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी बॉलीवुड में ये सब चीजें हो चुकी है, क्योंकि बॉलीवुड का हमेशा से ही अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन रहा है। और हम आपको ऐसे ही 6 इंसिडेंट्स के बारे में बताने वाले जिसमें कि स्टार्स मरते मरते बचे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग ऐसे ही वीडियोस लेके आपके लिए आएंगे। तो फर्स्ट पे आते हैं डायरेक्टर राजीव राय। 90s के दशक में राजीव राय बहुत फेमस डायरेक्टर थे। उन्होंने मोहरा, त्रिदेव और गुप्त जैसी मशहूर मूवीज भी बनाई थी और वो इस मूवीज के बाद बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। बट डॉन अबू सलीम की नजर उन पे थी। एक दिन वो जब अपने ऑफिस से निकल रहे थे तो अबू सलीम की गैंग के 5 लोगों ने उन पे अटैक कर दिया। बट वो खुशकिस्मत थे कि उस टाइम पे मुंबई पुलिस द्वारा तैनात किए गए बॉडीगार्ड्स उनके साथ थे और इसी वजह से वो बच गए। बट वो इससे बहुत ज्यादा डर गए थे और इसके बाद वो इंडिया छोड़ के यूके शिफ्ट हो गए थे। ये बात है 90s की, जब एसआरके अपने स्टारडम के पीक पर थे। लेकिन जब स्टारडम के पीक पर कोई होता है तो यार सभी की नजरें उस पर जड़ जाती है, और ऐसे ही अबू सलीम की भी नजर पड़ी थी एसआरके पर। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि एसआरके ने अबू सलीम के एक प्रोड्यूसर फ्रेंड उनके साथ फिल्म करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से अबू सलीम काफी ज्यादा नाराज हो गए थे और एसआरके को मारना चाहते थे। They do try to back a film, try to create a product. They'll have 4-5 of their guys here, and they'll say, okay, Shahrukh, you have to do this film, or X hero, you have to do this film, X heroine, you have to do this film. And I said, well, who's the producer? He said, okay, this is the guy we're sending you. Talk to him, sign the film. So if you're scared for life, then you sign it. लेकिन एक सीनियर पुलिस ऑफिसर राकेश मारिया ने एसआरके को एक खबर दी कि अबू सलीम उनको मारना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई। एसआरके अबू सलीम से एक्चुअली डरते नहीं थे। ऐसा कहा भी जाता है कि एसआरके ने अबू सलीम को बोला कि यार अगर तेरे को मुझे मारना है तो मार दे, क्योंकि मैं पठान आदमी हूं, तेरे से डरता नहीं हूं। और यही सुन के शायद अबू सलीम ने भी सोचा कि यार ये बंदे को बिल्कुल भी खौफ नहीं है। और अबू सलीम ने ये बात बोली कि यार लोग कहते हैं कि तू प्राउडी बंदा है, लेकिन तू काफी शरीफ बंदा है, तो मैं तुझे मारूंगा नहीं, तुझे पुलिस वालों के सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं। और ये चीज का जिक्र अनुपमा चोपड़ा की बुक किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान बुक में भी आपको मिल जाएगी। शाहरुख खान एक्चुअली मरने से नहीं डरते, ये उन्होंने अबू सलीम को भी बोला है, लेकिन वो अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग है और अपने फैमिली की बहुत चिंता है उनको, स्पेशली आर्यन के उस ड्रग केस के बाद। उसके बाद से तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लग गए हैं। शायद इसी वजह से वो बाबा सिद्दीकी के मैयत पे भी नहीं पहुंचे, ताकि उसकी वजह से उनके फैमिली को कुछ झेलना ना पड़े।
नहीं तो वैसे हमें ही पता है यार, उनको किसी चीज से डर नहीं लगता। तो बात ही साल 2000 की, जब कहो ना प्यार है रिलीज होती है और रातों रात ऋतिक रोशन बहुत बड़े स्टार भी बन जाते हैं और उस साल की ये ब्लॉकबस्टर मूवी भी बन जाती है। Award for the best actor goes to ऋतिक रोशन तो कहो ना प्यार है। और इस मूवी ने तो कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए थे यार कलेक्शंस के, जिस हिसाब से ये मूवी चल रही थी। इसके बाद तो ऋतिक रोशन ने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते, उनको बेस्ट डेब्यूटेंट के कितने सारे अवार्ड्स भी मिलते हैं इसके बाद। बट जैसे ये मूवी इतनी बड़ी सक्सेस बनी तो कई ऐसे लोगों की नजरें राकेश रोशन पे भी जड़ गई थी, जैसे कि खास करके बोलो तो बुद्धेश गैंग। एक्चुअली बात यह है कि जो बुद्धेश गैंग है उनको कहो ना प्यार है कि ओवरसीज कलेक्शंस में से कुछ हिस्सा चाहिए था और राकेश रोशन इस बात को नहीं मानते। जब एक दिन वो अपने ऑफिस से घर जा रहे होते तो उन पे गोली मार दी जाती है, बट वो राकेश रोशन को नहीं मारना चाहते थे और एक चीज एस्टेब्लिश करना चाहते थे कि बॉलीवुड को शिवसेना नहीं बचा सकती, हमारी बात नहीं मानी तो हम मार भी सकते हैं। Somebody shot your father? Yeah, that didn't happen, yeah. So this went a bit too far. Who shot your father? I mean, it was mafia? Yeah, that's for sure. भजन कुमार और टी सीरीज को एस्टेब्लिश करने वाले गुलशन कुमार 90s में बहुत ज्यादा फेमस थे और लोग उनको काफी ज्यादा मानते भी थे। पर अगस्त 1997 में लोगों को झटका लगता है जब उन्हें पता लगता है कि गुलशन कुमार को 3 लोगों ने गोली मार दी है जब वो मंदिर जा रहे थे। कहा जाता है कि म्यूजिक डायरेक्टर डुओ नदीम श्रवण के नदीम ने ही ये सब करवाया था, क्योंकि जब उनकी एल्बम है अजनबी रिलीज हुई थी तब उसको बहुत ज्यादा पब्लिसिटी नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से वो काफी खफा थे और उन्होंने ही ये सब करवाया है और उन पर चार्जेस भी लगाए जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद ये सारे चार्जेस उन पर से हटाए जाते हैं और वो इंडिया छोड़कर सेटल हो जाते हैं। लेकिन यार इस हेटरेट की वजह से हमने इतने बड़े संगीत सम्राट को खो दिया। ये वो मंदिर है जहाँ गुलशन कुमार, जिनको म्यूजिक किंग माना जाता था, पूजा करने अक्सर आते थे और 5 साल पहले 12 अगस्त को यहाँ से पूजा करके जब निकले तो वहाँ पे जब पहुँचे तो 2 आदमियों ने उन पे गोली चला के उनकी हत्या की। गुलशन कुमार की हत्या को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी इस गली में दहशत महसूस होती है, लोग बात करने से डरते हैं। 5th पे आते हैं करण जौहर। जी हाँ, करण जौहर का नाम भी इस लिस्ट में है। एक्चुअल में बात ये है, जब उनकी जो फर्स्ट मूवी थी कुछ कुछ होता रिलीज होने वाली थी तब उनको भी थ्रेट्स मिले थे अबू सलीम के दौरान, क्योंकि एक दिन अबू सलीम ने करण जौहर को कॉल करके ये बोला था कि जिस फ्राइडे वो अपनी मूवी रिलीज करने वाले हैं उस फ्राइडे ना रिलीज करके अगले फ्राइडे रिलीज कर दे, क्योंकि उसी दिन बड़े मियां छोटे मियां मूवी भी रिलीज होने वाली थी। और कहा जाता है कि उस मूवी में इनका पैसा लगा हुआ था, जिसकी वजह से करण जौहर इतना ज्यादा डर गए थे कि वो अपने आप को होटल में बंद कर देते हैं और इस वजह से उनकी फैमिली भी बहुत ज्यादा डर जाती है। 6वें नंबर पे है प्रीति जिंटा। तो बात ये तब की है जब उनकी मूवी चोरी चोरी चुपके चुपके आने वाली थी और ऐसा कहा जाता था कि इस मूवी को अंडरवर्ल्ड ने फाइनेंस किया है। तो इसी वजह से कोर्ट ने मूवी के सारे स्टार्स से पूछताछ की थी, लेकिन शायद बाकी स्टार्स ने ये बोला था कि यार हमें इस बात की कोई खबर नहीं है कि इसको अंडरवर्ल्ड ने फाइनेंस किया है या नहीं। लेकिन सिर्फ एक प्रीति जिंटा ही थी जिन्होंने कोर्ट को बोला कि यार इस मूवी को अंडरवर्ल्ड ने फाइनेंस किया है और मुझे ये बात पता है। जैसे ही उन्होंने ये बात कोर्ट में बोली उसके 10 मिनट बाद ही ये न्यूज़ पूरे न्यूज़ चैनल पे दिखने लग गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा नज़रों में आ गई थी, जिसके बाद उनको काफ़ी सारे थ्रेट कॉल्स आने लगे और वो कहती है कि यार वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और काफ़ी टाइम तक तो वो घर से बाहर भी नहीं निकल रही थी और जब भी उनके फ़ोन पे +92 वाले कोड से कोई भी कॉल आता था वो बहुत डर जाती थी। जैसे ही उनके जान को खतरा होने लगा तब उनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी दी गई थी, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही वो इस इंसिडेंट से बाहर निकल गई थी एंड फिर से अपना मूवीज़ करना शुरू कर दिया था। If I knew everybody was going to back out, I would have also. Eventually what I learned was if you get a number from +92, don't pick it up. तो ये थी हमारी वीडियो बॉलीवुड की डार्क साइड पे, जहां पे यार माफिया, गैंगस्टर, ये शूट आउट शुरू से ही बॉलीवुड में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप ये मत समझना कि यार ये अभी चल रहा है, ये न्यू है, तो आजकल के जेनजी वालों को ये नहीं पता। बट हमने अपनी वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि कब कहां से कैसे कैसे सब कुछ चलता आ रहा है। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपके कोई ओपिनियन है उसको भी कमेंट्स में बताना, हम जरूर डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो रेगुलर वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। और आप लोग हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा इंस्टा हैंडल नीचे ही है, तो प्लीज़ यार हमें फॉलो कर देना। तो तब तक के लिए बाय।